अयोध्या एक ऐसी नगरी है, एक ऐसी जगह है जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही थी। हाल ही में अयोध्या में एक दिव्य भव्य राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर का लोकार्पण किया गया और तमाम तरीके से कहा गया कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाकर चुनाव में फायदा करेगा, जिताएगा चुनाव। लेकिन उसका एकदम उलट हुआ और जनता ने जो जनादेश दिया है उसके मुताबिक जो फैजाबाद यानी कि अयोध्या में जो सीट है वो चली गई है समाजवादी पार्टी में। और ये कैसे मुमकिन हुआ उस पर हमसे बात करेंगे अवधेश जी, जो सपा के सांसद बन के आए हैं वहां से। सर, क्यों ये बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया? वो तो कह रहे थे राम को लाए हैं हम, जिनको जिनको राम लाए उनको हम लाएंगे। उल्टा कैसे पड़ गया वहां पर? अयोध्या में है। अयोध्या एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है। प्रभु श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ पर उन्होंने बहुत पहले अनादि काल से अवतार लिया था या पैदा हुए थे और उनकी मर्यादाएं थीं। उनके राज की कल्पनाएं की थी कि उनके राज में कोई परेशान नहीं होगा, कोई दुखित नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई सताया नहीं जाएगा, किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा। इसको तुलसीदास ने भी लिखा है कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो उस राम राज की मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके नेताओं ने भगवान राम की मर्यादा को तोड़ने का काम किया और अपने को नकली रूप से राम का अवतार और राम को लाने वाला बताया। क्या आप विश्वास कर पाएंगी कि राम के लाने वाले लोग हुए? राम तो अनादि काल से हैं। अगर अनादि काल से ना होते, आप रामायण पढ़ लीजिए। रामायण क्या आज का है? तुलसीदास का विचार आज का है? तो राम तो बहुत पहले आए हैं, लेकिन देश दुनिया को क्या इन्होंने बताने का काम किया, दिखाने का कि राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। क्या राम को ले जाने वाले लोग हैं? आप बोलिए, क्या देश इस बात को यकीन कर पाएगा कि मोदी जी राम को लाने वाले हो सकते हैं? दूसरा ये कि राम मंदिर, तो राम मंदिर भी इन्होंने नहीं बनवाया है। राम मंदिर तो अभी अधूरा है, अभी अधूरा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी जरूर कर दिया है, लेकिन इसका भी वहाँ के साधु संतों ने कड़ा विरोध किया था। जिस तरह से किया गया, जिस समय किया गया, अधूरे मंदिर किया गया, इसका विरोध भी देश के सामने साधु संतों द्वारा है। हमें उस पर नहीं कुछ कहना है, लेकिन इस बात को जरूर मजबूती के साथ कहना है कि राम के मंदिर को ये नहीं बनवाए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से बना है। आपको याद होगा, हमारे नेता दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, उनके सामने सवाल आता था तो बड़े ही मजबूती के साथ कहते थे, राम मंदिर बने अयोध्या में, सोने का बने, लेकिन या तो आपसी समझौता से बने या न्यायालय के आदेश से बने। और उनके बाद इस देश के बहुत ही लायक प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी हुए। उनके सामने ये मुद्दा आया कि आप लोग तो कहते थे रामलला हम आए हैं, मस्जिद यही बनाई, मंदिर यही बनाई, तो आप प्रधानमंत्री भी हो गए, राज्य में भी आपकी सरकार है, अब क्या विलंब है? तो उन्होंने कहा कि या तो आपसी समझौता हो जाए या तो न्यायालय का आदेश हो जाए, तब मंदिर बनेगा। और यही बातें चलती रहीं और लास्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय का जब आदेश हुआ तब मंदिर बनने की शुरुआत हुई। कोई भी सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय की आदेशों का पालन होकर के मंदिर बनता। तो मंदिर तो बनना शुरू हो गया है, हालांकि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, मंदिर बनने में टाइम लगेगा। मंदिर
बन रहा है, अच्छा है। लेकिन देखिए, तमाम विपक्षी पार्टियों ने मंदिर का जो लोकार्पण था, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसको बॉयकॉट भी किया था। और अब ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में आप जीत कर आए हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि जो वहां पर मस्जिद को जगह दी गई थी, उस पर कोई काम अभी हुआ नहीं है। क्या बतौर सांसद आप कोशिश करेंगे कि वहां पर एक मस्जिद भी बननी चाहिए, जिस तरीके से एक मंदिर बना है? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा इस देश में राख हो गया है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश हुआ है, ये पूरा यकीनन विश्वास किया जा सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उसका अनुपालन होगा। लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति का जो मुद्दा था, अब इस देश में राख हो गया है। आज मैं एक इक्वालिटी की बात कर रही हूँ। लेट मी से, आज हमारे सामने महंगाई का मुद्दा है। आज देश के सामने करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, सरकारी नौकरी नहीं, ओवर एज हो गए हैं। आज हमारे लोकतंत्र पे खतरा है, हमारे संविधान पे खतरा है। आज ये तमाम मुद्दे हैं। आज हमारे देश की सीमाओं पर चीन बढ़ता जा रहा है, हमें उसका खतरा है। आज हमारे ये मुद्दे हैं, हमें इन मुद्दों पर विचार भी करना है और इन मुद्दों को सॉल्व करना है। एक खुशहाल हिंदुस्तान, मजबूत राष्ट्र बनाना है, जिसकी कल्पना, जिसका सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह का हिंदुस्तान समाज बनाने का सपना देखा था, एक खुशहाल हिंदुस्तान बनाने का, एक मजबूत राष्ट्र बनाने का, आज हमारे सामने ये मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमें सोचना भी है, लड़ना भी है, संघर्ष भी करना है और खुशहाल हिंदुस्तान बनाना है। तो ये मुद्दे आप उठाएंगे इसका मतलब संसद में। और खैर, चौधरी चरण सिंह जी के तो जो पोते हैं, अब वो एनडीए में चले गए हैं आरएलडी की 2 सीटें लेकर। लेकिन आने वाले समय में एनडीए की सरकार अब बन चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यूपी में इंडिया अलायंस के साथ बम्पर सीटें मिली हैं। आपको क्या लगता है कब तक चलेगी एनडीए की, टीडीपी, नीतीश बाबू और सबकी सरकार? ऐसा है कि आप देख रहे हैं ना, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस तरह से इस प्रदेश और देश की जनता पर का यकीन, विश्वास और भरोसा बढ़ता जा रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा में हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरी ताकतवर पार्टी उभर के आई। और अगर हमारे वोटों में छेड़खानी न हुई होती, हमारी 7-8 सीटें, 10 सीटें ऐसी हैं छेड़खानी करेगा, उसमें हस्तक्षेप कराएगा सरकार द्वारा, तमाम कानून वो सामने सब आ रहे हैं, तो 50 सीटें हम जीतते। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी, जिस तरह से अखिलेश यादव जी की नीतियों के प्रति लोगों का उम्मीद, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, नो डाउट बड़े मजबूती के साथ आप मान सकती हैं कि आने वाला जो 27 का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पता हता नहीं लगेगा। बहुत मजबूत। और यूपी तो एक देश है ना, उत्तर प्रदेश का तो एक गौरवशाली इतिहास है, 6 बार प्रधानमंत्री बन दिया है। उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी संस्कृत है, उत्तर प्रदेश में माँ सरजू बहती हैं, माँ गंगा बहती हैं। उत्तर प्रदेश को नेचर ने बहुत कुछ दिया है। तो उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। और उत्तर प्रदेश का इतिहास ये रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस देश को दशा भी देती है, दिशा भी देती है। और दिल्ली को जाने वाले का रास्ता भी लखनऊ से है। बिना उत्तर प्रदेश के कोई सरकार अस्थाई नहीं हो सकती, और बनेगी तो अस्थाई रूप से चल नहीं सकती। तो उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि आदरणीय इस सरकार की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बिना बन रही है, जो आंध्रा और बिहार के साथ बन रही है। इसी तरह से यू कैन इमेजिन कि सरकार का
कार्यकाल कितना होगा। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन राजनीति के जानने वाले जरूर हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ऐसा सुनने में आया है कि आपकी जान को खतरा है, आप ही के पार्टी के किसी ने कहा है कि आपको Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध करवानी चाहिए, तो क्यों है ऐसा, क्यों क्या हो रहा है, आपकी जान को खतरा है? इसके बारे में कुछ नहीं कहना। नथिंग आई हैव टू से। क्या आपको लगता है कि जनता जनार्दन की, हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है। मैं तो कभी खतरा मानता नहीं। खतरा पैदा करने वाले खुद जाने, लेकिन मैं कभी खतरा नहीं मानता। हाँ, तो जाको राखे साइयां मार सके ना। बस ये, या को राखे साइयां मार सके न कोई। तो आप Z+ सिक्योरिटी की मांग नहीं करेंगे फिर? आप इस मांग को आगे नहीं ले जाएंगे? अब ये जब हम कह ही दिया कि अगर कोई जरूरत समझता है, सरकार के बड़े हाथ होते हैं, सरकार के बड़े हाथ होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई भी सरकार होती है तो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सबकी शिक्षा की जिम्मेदारी, सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती है। तो ये तो सरकार का काम है। हम सांसद हो गए हैं और सारे देश दुनिया में हमारी चर्चा हो रही है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या सोचती, क्या विचार करती हैं। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की न मांग कर रहे हैं, ना हम अपनी तरफ से कोई कमजोरी मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। और जाहिर सी बात है कि अयोध्या यानी कि फैजाबाद का इलाका अब समाजवादी पार्टी के पास है, वो पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है, और कई ऐसे जो सीट्स हैं जिस पे बीजेपी पहले थी यूपी में वो हार चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि अब जो है केंद्र में कम से कम TDP और JDU के साथ NDA की एक सरकार बनी है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मजबूत सरकार है। लेकिन विपक्ष का अभी भी कहना है कि इस सरकार को कितना समय और लगेगा चलने में, ये तो हम आगे ही देखते और सोचते बताएंगे।